जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं बीपीएससी डिस्कशन के छठे सेट को डिस्कस करने के लिए। और आज कुछ तकनीकी खामियां हुई है जिसके कारण कि आप सभी के समक्ष रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये वीडियो आपको मिल रहा है। तो आज हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं और सेट नंबर 6 के पहले प्रश्न से हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको कहीं कोई किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में वह छोड़ दीजिएगा। अगले क्लास में हम आपके हर एक शंका समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं निम्न में से किस राज्य ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व की अगर बात की जाए तो यह आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो यह आपको छत्तीसगढ़ में है। एलिफेंट प्रोजेक्ट यानी हाथी परियोजना कब चलाया गया था? तो याद रखिएगा 1992 में हाथी परियोजना चलाया गया था। बाघों की गिनती कब की गई थी? तो बाघों की गिनती अगर कहे तो 1972 में, जब आपको बाघ परियोजना कहे। और बाघ परियोजना यदि आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया था। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967 है। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। टोटल 2967 बाघ भारत में है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है भारत के पास। और मध्य प्रदेश के पास 526 बाघ हैं, जो सबसे ज्यादा बाघ वाला राज्य है। कर्नाटक इसके बाद है 524। कर्नाटक में 524 बाघ हैं। तो यहां याद रखिएगा लेमरू एलिफेंट रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में है। ओडिशा में याद रखिएगा, ओडिशा में आपका संबलपुर है। ओडिशा में संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, कौन सा? संबलपुर एलिफेंट रिजर्व आपका ओडिशा में स्थित है। और इसके अलावा ओडिशा में आप एक याद रख सकते हैं, और ओडिशा में आपका महानदी एलिफेंट रिजर्व भी है। महानदी एलिफेंट रिजर्व भी कहाँ है? तो ओडिशा में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले का घटते क्रम में कौन सा सत्य है? जनघनत्व के बारे में हमने कल भी आपको बतलाया था कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो लोगों की संख्या होती है उसी को हम लोग जनघनत्व कहते हैं। तो भारत का औसत जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें आपको बिहार के जिलों का पूछा गया है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा शिवहर का है। सबसे ज्यादा शिवहर का है। शिवहर का कितना है जनसंख्या घनत्व? तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो बिहार में सबसे अधिक है। पटना का कितना है? तो पटना का याद रखिएगा पटना का 1823 है। पटना का कितना? 1823 है। उसके बाद आपका आता है दरभंगा। दरभंगा का जनघनत्व कितना है? तो 1728 है। आपका दरभंगा का कितना? 1728 है। वैशाली का जनघनत्व कितना है? तो 1717 है। 1717 है। उसके बाद आता है आपका कौन सा जिला? बेगूसराय जिला आता है, और बेगूसराय का जनघनत्व 1549 है। ये आपके 5 जिले हैं बिहार के जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो ये आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यूडीआईडी कार्ड किससे संबंधित है? यूडीआईडी कार्ड जो है यह दिव्यांग जनों से संबंधित है, और केंद्र सरकार दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड जारी करता है। कौन सा कार्ड? तो यूडीआईडी कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और ये यूडीआईडी कार्ड होने से दिव्यांग क्या कर सकता है? सरकार से सभी प्रकार की जो सुविधाएं मिलती है, सरकारी सुविधाओं का लाभ ये इसी कार्ड की सहायता से ले सकता है। सरकारी सुविधाओं का लाभ यूडीआईडी कार्ड की सहायता से ही किसी भी दिव्यांगजन को मिल पाता है। तो यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगजन से है। अगला क्वेश्चन, अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? अचीवर्स कप याद रखिएगा गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल से संबंधित है। गोल्फ खेल को शाही खेल या राजाओं का खेल या अमीरों का खेल भी कहा जाता है। गोल्फ आपको साधारण आदमी को नहीं देखते होइएगा आप खेलते हुए, यह आपको गोल्फ का एक स्पेशल क्लब होता है, वहां यह खेला जाता है। याद रखिएगा गोल्फ के लिए जो अन्य कुछ कप हैं उसमें याद रखिएगा राइडर कप, डनहिल कप और वाकर कप। राइडर, डनहिल,
वॉकर और सॉलिम कप, एक आपका कौन सा है, सॉलिम कप है। ये सभी ट्रॉफियां किससे संबंधित है, तो आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। किस खेल से, गोल्फ खेल से संबंधित है। कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। हॉकी में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और हॉकी से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी है, आगा खां ट्रॉफी है, आपका नेहरू ट्रॉफी है। इसके अलावा क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सभी क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, तो इसमें भी 11 होती है। सबसे ज्यादा किसी पक्ष में खिलाड़ी की संख्या किस खेल में, रग्बी फुटबॉल में होता है, एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में किस जिला का नया गजेटियर तैयार किए जाने की घोषणा की गई है। कल के भी अखबार को यदि आपने देखा होगा तो कल के अखबार में भी यह खबर आया था कि पटना और दरभंगा का गजेटियर फिर से लिखा जाएगा। पटना और दरभंगा का गजेटियर फिर से लिखा जाएगा। गजेटियर होता क्या है, आपको आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो गजेटियर किसी भी अगर राज्य का हो तो उस राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में बतलाता है। अगर किसी जिले का है तो उस जिले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में बतलाता है। कौन, तो गजेटियर। और यह सरकार की ओर से तैयार करवाया जाता है, किसको, गजेटियर को। तो पटना और दरभंगा जिले का गजेटियर, पटना का भी और दरभंगा का भी गजेटियर फिर से तैयार किया जा रहा है, जिस पर कि काम आपको चल रहा है। कल के अखबार में भी आया है, तो ये एकदम क्या है, ताजा मुद्दा है, आपको बीपीएससी पूछ भी सकती है। रबड़ डैम को 8 सितंबर 2022 को जनता को समर्पित किया जाएगा। ये कहाँ है, तो यह आपको गया जिले में है। और गया में किस नदी पर है, फल्गु नदी पर है, फल्गु नदी पर है। और याद रखिएगा कि इस डैम का, इस रबड़ डैम का नाम क्या रखा गया है, गया जी डैम, गया जी डैम। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा रबर डैम है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। और पहला यह नहीं है, देश का पहला नहीं बल्कि बिहार का पहला है और देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। रबर डैम के बनने से फल्गु नदी में पानी कभी समाप्त नहीं होगा, जिससे कि यहाँ पिंडदान के लिए आने वाले लोगों को जल की समस्या के कारण उनकी जो भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसमें कोई बाधा नहीं होगी। तो अब जल की कमी नहीं होगी रबड़ डैम के बन जाने से। यह देश का सबसे बड़ा, बिहार का पहला रबड़ डैम है। इसका नाम क्या, गया जी डैम है। और गया में एक मेला लगता है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को पिंड दान करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस मेला को पितृपक्ष मेला कहते हैं। कौन सा मेला, पितृपक्ष मेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षादन का संयुक्त रूप से कितना प्रतिशत है। तो यह आपको प्रतिशत है कितना, 10.3% है। 10.3% किसको मिला करके, वन भी है, इसमें वृक्ष भी शामिल है। वन और वृक्ष दोनों को मिला दिया जाए तो 10.3% क्या हो जाता है, आपका टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष का विस्तार है। याद रखिएगा कि आपको यह 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट है। वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार 1987 में जारी हुआ था और यह हर 2 वर्ष की अवधि पर जारी किया जाता है। यह आपका 17वां वन स्थिति रिपोर्ट रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट की यदि बात करें तो भारत में वन का प्रतिशत क्या है, वन और वृक्ष दोनों मिला दिया जाए तो 24.62% यानी 24.62%, 24.62% आपका वन और वृक्ष दोनों है। अगला, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। बिहार में कृषि के स्वरूप की अगर बात करें तो बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी तो है ही है, जीवनदायी तो है ही है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि यह व्यक्ति के लिए क्या है, आपको जीविकोपार्जन का साधन भी है, जीविकोपार्जन का भी साधन है। तो व्यावसायिक बिहार में कृषि है, नहीं है। निर्यातोन्मुखी है तो निर्यात भी नहीं है। आत्मनिर्भरता भी नहीं है, क्योंकि केवल और केवल जीवन को चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आप क्या करता है, यहाँ के लोग खेती करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, केवल एक हो जाएगा सही जवाब आपका, यानी बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। कैसा है, जीवनदायी है। अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कई बार बतला चुके आपको,
31 में इसमें आपको फूलन प्रसाद, ठीक है, फूलन वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा था तो इन्हीं दोनों का नाम सामने दिया गया था विकल्प में और यही आंसर भी माना गया था, फूलन वर्मा, जयप्रकाश नारायण। इसके अलावा अन्य सारे कई लोग भी थे जिसमें आप नाम याद रखेंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये भी क्या थे, इसमें शामिल थे। इसके अलावा आपका रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, ये सभी लोग क्या थे, आपके बिहार सोशलिस्ट पार्टी से की स्थापना से संबंधित व्यक्ति थे। फिर आपको बिहार सोशलिस्ट अगर कहे तब 1931, 1934 विकल्प में है तो ये आपका क्या है, ये है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव इत्यादि के द्वारा किया गया था। कब, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले के भूजल आर्सेनिक से प्रदूषित हैं? देखिए आर्सेनिक से प्रदूषित अगर कहे तो बिहार का टोटल 14 जिला हो जाएगा। आर्सेनिक से प्रदूषित कितना जिला, तो आर्सेनिक से प्रदूषित बिहार का जिला 14 है, 14 जिले है। 11 जिला आपको पूछा जाए किससे है, तो 11 जिला फ्लोराइड से, 11 जिला आपका फ्लोराइड से प्रदूषित है, ठीक है। और 11 जिले ही और आपके आयरन से, किससे, आयरन से भी प्रदूषित है, यानी आयरन की अधिक मात्रा है, ठीक है। आयरन की अधिक मात्रा होने से भी लोग क्या होता है, यह आपको जल प्रदूषण का हिस्सा माना जाता है। तो आयरन से प्रदूषित 11 जिले, फ्लोराइड से प्रदूषित भी हैं 11 जिले और आर्सेनिक से प्रदूषित हैं। कुल मिलाकर के बिहार के कितने जिले, 14 जिले। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊष्मन निम्न में से किसके उत्सर्जन के कारण होता है? वैश्विक ऊष्मन यानी क्या है, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है। इसके बारे में हम कई बार आपको बतलाते हैं कि मान लीजिए ये अगर पृथ्वी है और आपका पृथ्वी के ऊपर क्या है, 5 परत है, 5 परतें हैं। ये क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो गया, फिर आपका मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया और फिर ये क्या हो गया, आपका बहिर्मंडल हो गया। तो सूर्य से मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य से 2 प्रकार की किरणें निकलती है, एक आपका इंफ्रारे और एक आपका यूवी रे, ये दोनों निकलता है। तो इसमें से इंफ्रारे अगर पृथ्वी पर आ जाए तो इसमें कोई हानि वाली बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यूवी रे अगर आ जाए तो ये क्या होता है, व्यक्ति के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए काफी घातक और खतरनाक होता है। तो यहाँ आपका समताप मंडल जो है, समताप मंडल जो है यह क्या करता है, यूवी रे को पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने से रोकता है, जबकि IR यानी इंफ्रारेड को यह आने से नहीं रोकता है। और इंफ्रारे को यदि आने से नहीं रोकता है तो इंफ्रारे जो आता है यह आपको निम्न तरंगदैर्घ्य का होता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। लेकिन जब यह पृथ्वी से टकराता है तो टकरा करके क्या होता है, रिटर्न होता है, टकरा करके क्या होता है, रिटर्न होता है। और जब यह पृथ्वी से टकरा जाता है तो इसको पार्थिव किरण कहते हैं। और पार्थिव किरण की अगर बात की जाए तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी अब ये दीर्घ तरंगदैर्घ्य यानी इसके लैम्डा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, इसके तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाता है। और पृथ्वी के आसपास जो गैसीय कण होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, जो भी वायुमंडल में गैसें हैं, ये आने तो देती है इनको लेकिन जाने नहीं देती है। और जब जाने नहीं देती है तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है। और यही घटना आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसमें सबसे प्रमुख गैस जो है वह कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सभी मीथेन है, ये सभी क्या करते हैं, आपको वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनते हैं। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ आपका जो सही जवाब हो जाएगा, एकमात्र विकल्प यहाँ आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा CO2 के अलावा कौन कौन सा गैस और होता है ग्लोबल वार्मिंग में भाग लेता है, तो CH4 यानी मीथेन भाग लेता है। इसके अलावा आपका N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड भी भाग लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी भाग लेता है। इसके अलावा फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड भाग लेता है। और कौन, ओजोन, और आपका ओजोन O3। इसके अलावा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC
और आपका एक होता है SF6, ये सभी गैसें क्या करती है, आपको ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वोकल फॉर लोकल विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो वोकल फॉर लोकल का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में जब कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त थी, तो उस महामारी के दौर में आत्मनिर्भर बनने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। इसके तहत यह कहा गया कि जरूरी नहीं है कि आप चीज़ों को खरीदिए ही, देशज चीज़ों को खरीदिए, यह जरूरी नहीं है, बल्कि अगर आपको जरूरत हो तो आप देशज चीज़ों को खरीदिए, लेकिन खरीदें ना खरीदें, अपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार जरूर करिए। अगर आपके आसपास ही कोई स्वदेशी चीज बन रहा है, अच्छा है, और लोग उससे अनभिज्ञ हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बढ़ चढ़ करके उसके अपने क्षेत्र में, अपनी पहुंच में उसको क्या करना चाहिए, विस्तृत करना चाहिए, उसको पहुंचाना चाहिए। तो वोकल फॉर लोकल का नारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। कब? 2020 में। किस अभियान के तहत? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कब? 1936 में स्थापित हुआ था, और इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? हैली नेशनल पार्क पुराना नाम था, और इसी का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। जिम कॉर्बेट एक क्या थे? तो पर्यावरणविद थे, उन्हीं के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और याद करिए, स्टैटिक जीके का क्लास जब हम लेते थे तो उसमें आपको बार बार एक चीज बतलाते थे कि कौन सी नदी है जो आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीचों बीच गुजरता है। कौन सी नदी है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच गुजरता है? तो वह नदी कौन सी है? रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी है, और इसी रामगंगा नदी के नाम पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी बदलने की बात चल रही थी, जिसके तहत इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने की बातें हो रही थी। तो ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? यह आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, कान्हा कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का किसको बोलेंगे? जिसको कि हम लोग फिर से क्या कर सकें? यूज कर सके, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी उसका प्रयोग कर सके। जैसे सौर ऊर्जा को कर सकते हैं, आपने यूज किया, किसी और ने भी यूज किया, कभी खत्म होता है क्या? नहीं खत्म होता। तो ऐसे साधन जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हों, एक बार प्रयोग करने के बाद भी उसे फिर से प्रयोग किया जा सके, और ऐसे साधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज नहीं करते थे, तो हमारे पूर्वज इसका उपयोग नहीं करते थे, आज के समय में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से इसका उपयोग कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हुआ। यानी परंपरागत रूप से हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये गैर परंपरागत हुआ। लेकिन चूंकि इसको हम क्या कर पा रहे हैं? फिर से यूज कर पा रहे हैं, रिन्यूएबल है ये, इसलिए क्या है? ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का साधन असीमित होता है, कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है। एक बार प्रयोग करने के बाद भी दूसरी बार भी प्रयोग किया जा सकता है, कभी समाप्त नहीं होता है, और इसके भंडार असीमित होते हैं, और इसका प्रयोग ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो इसमें आपका सौर ऊर्जा पहले यूज नहीं होता था, अब हो रहा। पवन ऊर्जा पहले यूज नहीं होता था, अब हो रहा है। कोयला हमारे पूर्वजों ने खूब यूज किया, पेट्रोल खूब यूज हुआ। तो पेट्रोल और कोयला का क्या है? संसाधन सीमित है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप पेट्रोल का दाम में देखते हैं क्या होता है? उछाल मारते रहता है। और सोलर पैनल अगर एक बार आपको लगवा ली, उसमें जो खर्च हुआ सो हुआ, उसके बाद फिर आपसे कोई वसूली करने नहीं आता है कि इतना खर्चा किए आप सोलर, तो इतना पैसा लाइए। जबकि पेट्रोल और डीजल जितना आप लेंगे उतना ही आपको क्या होगा? हर दिन हर क्षण आपको पैसे देने होंगे उसके लिए, यानी वह क्या है? लिमिटेड है। तो ये आपका क्या हुआ? पेट्रोल और कोयला ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, और ये अनवीकरणीय भी है, ये अनवीकरणीय भी है। जबकि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आपका क्या है? तो
तो ये दोनों गैर परंपरागत है। ये दोनों क्या है? गैर परंपरागत, गैर परंपरागत है। और नवीकरणीय तो है ही है, नवीकरणीय तो है ही है। यानी यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ई नंबर विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त अजय भादु बने हैं। कौन बने हैं? अजय भादु नए उपचुनाव आयुक्त बन गए हैं। याद रखिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? तो राजीव कुमार। राजीव कुमार क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त के पद का प्रावधान, निर्वाचन आयोग के पद का प्रावधान किस भाग में है संविधान के और किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन का उल्लेख संविधान के भाग 15 में, भाग 15 में, और यह आपको भाग 15 में है। और उसके बाद आपका अनुच्छेद 324 से 329 तक में, अनुच्छेद 324 से 329 तक में इनका जिक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? ठोस अपशिष्ट ये आपका क्या होता है? तो वैसा ठोस पदार्थ जो एक बार उपयोग कर लेने के बाद अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वह क्या हो चुका है? रद्दी हो चुका है, अपशिष्ट हो चुका है, तो बेकार हो चुका है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस अपशिष्ट कहते हैं। और जितना बड़ा शहर होगा, जितना बड़ा नगर होगा, जितना बड़ा महानगर होगा, उतना ही वहां ठोस अपशिष्ट अधिक होगा। तो इस दृष्टिकोण से दिल्ली आपका क्या है? सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला जगह है, शहर है। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। याद रखिएगा, ठोस अपशिष्ट आपका क्या हो सकता है? तो जैसे कोई टीवी या आपका कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ आपने यूज किया, वो आपके लिए क्या हुआ? तो यूजफुल नहीं रहा, वह आपका अपशिष्ट हो गया। आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कचरा या अंतरिक्ष कचरा भी इसी से जुड़ा हुआ चीज है। जैसे अंतरिक्ष में मान लीजिए कोई सैटेलाइट किसी खास उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित किया गया, उसका उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद वह क्या किया जाता है? वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और वह अंतरिक्ष में पड़ा रहता है, घूमता रहता है। तो ये क्या है? आपको अंतरिक्ष कचरा है। उसी प्रकार आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर कोई खराब हो गया तो वह इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। उसमें सबसे आगे कौन है ठोस अपशिष्ट में? तो दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? ठीक है, आज साइंस के ढेर सारे प्रश्न हमारे में आ गए हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, एक होता है डिग्रेडेबल और एक होता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, एक होता है डिग्रेडेबल और एक होता है बायोडिग्रेडेबल पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विघटित किया जा सकता है, जिसको सूक्ष्म जीवाणु नष्ट कर सकते हैं, वह हुआ बायोडिग्रेडेबल। और जिसको सूक्ष्म जीवाणु नहीं सड़ा सकते हैं, नहीं गला सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। तो बताइए, खाद्य पदार्थ को तो आपका शरीर ही पचा देता है, और कहीं भी अगर आप इसको सूक्ष्म जीवाणु लगा दीजिएगा तो तुरंत ये सड़ा देगा। गोबर भी हो जाएगा, पौधों की पत्तियां भी सड़ जाएगी। यानी जितने भी क्या है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वह आसानी से क्या होता है आपको जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है वो क्या होगा? आपका आसानी से गल जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं क्या है? प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या है? आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यानी इसको क्या कर सकता है? तो सूक्ष्म जीवाणु नहीं सड़ा गला सकता है, डिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जबकि अन्य आपका क्या है? तो अन्य आपका बायोडिग्रेडेबल है। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कब? 3 दिसंबर 1984 को। देखिए, विकल्प में कहीं है तो विकल्प में यह आपको नहीं दिया गया है, विकल्प में यह आपका नहीं है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर विकल्प हो जाएगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में आपको यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी मिक, क्या याद रखिएगा? मिक, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट, इसके रिसाव के कारण क्या हुआ था? आपको भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तो यह आपको 3 दिसंबर 1984।
अगला क्वेश्चन, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? ऑपरेशन चाणक्य, ठीक है, तो ऑपरेशन चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, यह किस लिए है? तो आपको दैनिक वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए, तो बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए क्या चलाया गया था? आपका ऑपरेशन चाणक्य चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन चाणक्य चलाया गया था। माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कोबरा, ठीक है, माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन कोबरा। माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए कोबरा, कौन सा ऑपरेशन? कोबरा चलाया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा ऑपरेशन धनवंतरी आपका बाजार में अवैध तथा नकली दवाओं को रोकने से, अवैध तथा नकली दवाओं को बाजार में बिकने से रोकने के लिए नकली दवा पर रोक हेतु कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया था। चलिए, तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? प्लेटिनम तथा रोडियम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखा है? कौन सा पुस्तक? तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफी बेहतरीन पुस्तक है और शायद आपको किसी परीक्षा में अभी तक पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक जो है वह विनोद कापरी हैं। कौन है? विनोद कापरी इस पुस्तक के लेखक हैं। याद रखिएगा आपके हाल में एक पुस्तक रिलीज हुई है अभयानंद के द्वारा, वो अभयानंद एक पुलिस ऑफिसर हैं, अभयानंद साहब के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। आपको पूछ लिया गया है कई परीक्षाओं में, अनबाउंडेड। कौन सा पुस्तक? अनबाउंडेड। बीपीएससी में भी पूछे जाने की संभावना है, तो एकदम इसको याद रखिएगा। अनबाउंडेड के लेखक कौन है? अभयानंद हैं। झुम्पा लाहिड़ी जाने माने उपन्यासकार हैं, इनकी ढेर सारी पुस्तकें हैं। आर.के. नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं, ये भी जाने माने लेखक हैं। खुशवंत सिंह, ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो ये सभी आपके क्या हैं? लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो याद रखिएगा यह आपको लकड़ी पर किया जाता है। किस पर? लकड़ी पर। तंजौर चित्रकारी लकड़ी पर किया जाता है और तंजौर पेंटिंग को लकड़ी पर किए जाने के कारण स्थानीय भाषा में पवेलियन गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पवेलियन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। पवेलियन गोल्ड भी कहा जाता है किसको? तंजौर चित्रकारिता को। तंजौर क्या था? तो आपका प्राचीन चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। प्राचीन चोल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर ही था। तो यह आपको दक्षिण भारत के क्षेत्र में है। कहाँ? दक्षिण भारत के क्षेत्र में। केवल लकड़ी, यहां हमने आपको आंसर करवा दिया। इसका आंसर ठोस लकड़ी होगा। क्या होगा आंसर इसका? ठोस लकड़ी के टुकड़े पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। द्वीप किसको कहते हैं? कई बार हमने आपको बतलाया कि यदि भूमि का कोई टुकड़ा है या भूमि का कोई क्या है? खंड है जो आपको चारों ओर किससे? जल से घिरा हो। भूमि का ऐसा खंड जो चारों ओर जल से घिरा हो, ऐसे भूखंड को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ऐसे भूखंड को हम लोग द्वीप कहते हैं। और ऐसा भूमिखंड जो तीन ओर से क्या हो? जल से घिरा हो। तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर क्या हो? स्थल हो। एक ओर क्या हो? स्थल हो। ऐसे भूखंड को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? बेसिकली हम ये आपको कई बार बता चुके हैं। तो द्वीप आपको पूछा जा रहा है माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी नदी में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? माजुली। ये ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है और ये कहाँ है? तो असम में है। कहाँ? असम राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? तो नई शिक्षा नीति 2020
के कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर? के कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर 2020 में लाया गया। और इसके संदर्भ में याद रखिएगा कि इसने शिक्षा के जो मूलभूत मॉडल जो था 10+2 का, उसके जगह पर 5+3+3+4 का मॉडल दिया। यानी 10+2 का जो मॉडल था, यानी 12 वर्षों में जो शिक्षा प्राप्त होता था, अब वह 15 वर्षों में होगा। 5+3+3+4। 5 तक क्या है? आपको 5 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष की उम्र तक में ही आपको दूसरा क्लास तक का शिक्षा दे दिया जाएगा। आपका पहला 5 साल का जो शिक्षा होगा, जैसे 3 साल के बाद अमूमन इसमें है कि बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, तो 3 साल के बाद अगर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसके अध्ययन का जो पहला 5 वर्ष होगा, उसमें प्री प्राइमरी शिक्षा यानी आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो भी है, ये सभी को मिला करके और पहला दूसरा तक के कक्षा की पढ़ाई इसमें करवा दी जाएगी। यानी आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ये आपका क्या होगा? पढ़ना अनिवार्य होगा सबके लिए। और सरकारी विद्यालयों में जो नहीं था यह व्यवस्था, वहां भी अब यह लागू होगा। तो 5 वर्ष तक, पहला 5 वर्ष जो होगा उसमें बच्चे कहां तक पढ़ लेंगे? सेकेंड क्लास तक, दूसरा क्लास तक का उनका पढ़ाई हो जाएगा। उसके बाद अगला जो 3 वर्ष होगा वह थर्ड क्लास से लेकर के 5th क्लास तक की पढ़ाई पूरी कर लेंगे। उसके बाद फिर अगला जो 3 साल होगा वह 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक की पढ़ाई पूरी करेंगे। और अगला जो अंतिम का 4 वर्ष है वह 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक को क्या कर लेंगे? पढ़ाई को पूरा कर लेंगे। उसके बाद वह क्या करेगा? तो अपर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में प्रवेश करेगा। तो ये आपका 10+2 के स्थान पर दिया गया मॉडल है 5+3+3+4। अगला देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो बिहार का नायब दीवान किसको? राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। किसको? राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और ये कब नियुक्त किया गया? जब 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। और फिर 16 अगस्त 1765 को भी, कब? 16 अगस्त 1765 को भी क्या हुआ कि इन्होंने इलाहाबाद की दूसरी संधि की। तो बंगाल और बिहार का दीवानी अधिकार कंप्लीट रूप से कंपनी को मिल गया और तत्पश्चात उसने बिहार के लिए नायब दीवान सिताब राय को और बंगाल के लिए नायब दीवान मोहम्मद रजा को, किसको? बंगाल में मोहम्मद रजा को नियुक्त किया। बंगाल में किसको? मोहम्मद रजा को। और बिहार में राजा सिताब राय को अपना नायब दीवान नियुक्त किया। याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में क्या किया था? आपको द्वैध शासन की शुरुआत की थी। और इसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन जो शुरू किया गया उसके भारतीयों ने तो आलोचनाएं की ही की, साथ ही साथ अंग्रेजों के द्वारा भी उसकी आलोचना की गई। कहा जाता है कि जब रॉबर्ट क्लाइव आया था तो एक कंपनी का क्लर्क बनकर के आया था 18 वर्ष की अवस्था में, और जब यहां से गया था तो 4 लाख पाउंड से अधिक उसकी क्या हो गई थी? संपत्ति हो गई थी। बाद में हालांकि उस पर वहां भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था, वह आरोप से बरी भी हो गया था, लेकिन फिर भी अपने जीवन के अंतिम समय में उसने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसने द्वैध शासन बंगाल में लगाया था। इसके द्वारा बंगाल में जो द्वैध शासन लगाया गया उसको के.एम. पनिकर ने डाकुओं का राज्य कहा था। डाकुओं का राज्य किसने कहा? के.एम. पनिकर ने डाकुओं का राज्य कहा था। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि बंगाल में द्वैध शासन जितना लूट खसोट और पथ भ्रष्ट शासन व्यवस्था वाला रहा है उतना संख्या में और भी कहीं भी दृष्टिपात नहीं होता है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शब्द हैं। यानी कि अंग्रेज आपका जो रॉबर्ट क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद आपका कॉर्नवालिस आया, उसके ये शब्द हैं कि इतना पथ भ्रष्ट और इतना भ्रष्टाचार संख्या में तो कहीं कम से कम और देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद एक आपका पर्सिवल स्पीयर का कथन है। उसने कहा था बंगाल के द्वैध शासन को खुली और बेशरम लूट बताया। किसने? तो पर्सिवल स्पीयर ने बताया खुली और बेशर्म लूट है ये। किसको? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वैध शासन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है? देखिए
मांग के कारण अगर मुद्रास्फीति उत्पन्न हो तो उसको मांग जनित मुद्रास्फीति बोलेंगे। लागत के कारण अगर मुद्रास्फीति उत्पन्न हो तो उसको लागत जनित मुद्रास्फीति बोलेंगे। तो सबसे पहली बात, मुद्रास्फीति क्या है? इसमें मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा का मूल्य कम जाता है। और यदि मांग जनित मुद्रास्फीति है तो इसमें वस्तु की आपूर्ति मांग के वनिस्पत क्या होता है? कम होता है। और जब मांग अधिक होगा, आपूर्ति कम होगा, तो निश्चित तौर पर वस्तु का दाम क्या होगा? बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। और वहां वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, या मुद्रा का मूल्य वस्तु के बनिस्पत कम हो जाएगा। तो आपको मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होगा? कि आपूर्ति में कमी और मांग में वृद्धि हो जाएगा। तो विकल्प हम लोग देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होगा। ठीक है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति कह रहा है, मांग जनित मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य ह्रास नहीं होगा ऑटोमेटिकली। सरकारी व्यय में वृद्धि करने से भी मांग जनित मुद्रास्फीति नहीं होगा। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने से भी मांग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्पादन में, हाँ, यदि उत्पादन में कमी हो जाए तो क्या होगा? वस्तु की मार्केट में कमी होगी, और जब कमी होगी और मांग उसके अपेक्षा ज्यादा होगा, पूर्ति नहीं होगा, तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। और लागत अगर किसी वस्तु में अगर बढ़ जाए, बार बार बतलाते हैं कि लागत अगर किसी वस्तु का बढ़ जाए, मान लीजिए आज हम जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं? एक कलम बनाते हैं, इसमें हमारी लागत है 4 रुपए, हम इसको मार्केट में बेच लिए 5 रुपए पर, लेकिन हमारे रॉ मटेरियल का ही दाम बढ़ जाए, ठीक है, या क्या हो जाए? किराया, कलम को हम मार्केट तक भेजते हैं तो उसका किराया ही बढ़ जाए, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ जाए, और ये हमको किसी कारणवश 4.5 रुपए या 5 रुपए लगभग पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर हम इसको क्या करेंगे? 6 रुपए में बेचेंगे। यानी लागत के कारण महंगाई में वृद्धि हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लागत जनित मुद्रास्फीति बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा इनके द्वारा ही दिया गया था। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन आपके वेद समाज के संस्थापक सदस्य थे। वेद समाज श्री धरलू नायडू और केशव चंद्र सेन। वेद समाज 1864, वेद समाज 1864, केशव चंद्र सेन और इनके साथ और कौन? धरलू नायडू, श्री धरलू नायडू, श्री धरलू नायडू, इन दोनों के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। केशव चंद्र सेन का योगदान आपके प्रार्थना समाज की स्थापना में भी है, ब्रह्मो समाज की स्थापना में भी है, क्योंकि ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, उसको बाद में ब्रह्मो समाज कर दिया था किसने? केशव चंद्र सेन ने ही। आपके राधाकांत देव विकल्प में दिख रहे हैं, राधाकांत देव। तो राधाकांत देव ने किस संगठन का स्थापना किया था? याद रखिएगा कि राधाकांत देव ने अपने संगठन के माध्यम से आपको सती प्रथा की समाप्ति का विरोध किया था। यानी सती प्रथा को इन्होंने क्या ठहराया था? कि सती प्रथा को सही ठहराया था इन्होंने। सती प्रथा इनके नजरों में क्या था? जो एक परंपरागत प्रथा थी वह सही था। हालांकि अन्य लोगों ने, अन्य समाज सुधारकों ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री आपके विकल्प में है। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। किसकी? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार हम बता चुके हैं। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया, और NG रंगा जो आंध्र प्रदेश के किसान नेता थे उनको महासचिव नियुक्त किया गया। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती, पहले अध्यक्ष कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव कौन? NG रंगा, कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। और इसके अलावा याद रखिएगा कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन भी इन्हीं के द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही सोनपुर मेले में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद।
दामिन एकोह का संबंध, दामिन एकोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दामिन एकोह का संबंध संथाल परगना से, किससे था? संथाल परगना से था। इसमें आपको राजमहल की पहाड़ियों का इलाका, भागलपुर का वर्तमान का जो इलाका, ये सभी इलाका शामिल था। और इसी इलाके में अंग्रेजों या बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण जो इनका जनजीवन प्रभावित हुआ और इनके आर्थिक व्यवस्था में, इनके आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप किया गया, उसी के विरोध में 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। आपको सिद्धू, कान्हो, भैरव और चांद और फूलो और झानो नामक दो महिलाएं, जो कि इन्हीं चारों सिद्धू, कान्हो, भैरव, चांद की क्या थी? बहनें थी। इनके ये भी भाग ली थी किसमें? संथाल विद्रोह में, संथाल विद्रोह में। तो संथाल विद्रोह कब? 1855 से 56, 1855-56 सिद्धू, कान्हो, भैरव और चांद के नेतृत्व में, सिद्धू, कान्हो, भैरव और चांद के नेतृत्व में, और फूलो और झानो नामक महिलाएं भी इसमें शामिल थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची, देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 ही अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन, ठीक है, पहला 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और फिर आपको 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, फिर 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, और फिर आपका 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ही जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के जो 8 अनुसूचियां थी वह आपको कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। और 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि अधिनियम से संबंधित कुछ कानून हैं, और भूमि अधिनियम पर कानून पर 9वीं अनुसूची को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था? तो 1973 में एक अंतिम रूप से फैसला आया है। कब? तो 1973 में। कब आया है? 1973 में अंतिम रूप से एक निर्णय दिया गया था, 24 अप्रैल 1973 को। कब? 24 अप्रैल 1973 को एक निर्णय दिया गया था। तो यहां क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? देखिए 0 और 1 ये क्या होता है? कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम कहलाता है, और इसी के आधार पर आपके कंप्यूटर का पूरा फंक्शन आधारित होता है, 0 और 1 के आधार पर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम कहते हैं, या बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, बाइनरी सिस्टम। ठीक है, और एक बाइनरी को यानी 0 और 1 को हम लोग क्या कहते हैं? एक बीट कहते हैं, एक बीट कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे करके अगर कुल 4 बीट हो जाए तो 4 बीट को हम लोग एक निब्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 बीट को हम लोग एक निब्बल कहते हैं। 8 बीट को एक बाइट कहते हैं, एक बाइट कहते हैं। और फिर 1024 बाइट को 1 केबी यानी 1 किलो बाइट कहा जाता है, और 1024 केबी यानी 1024 किलोबाइट को 1 MB यानी मेगाबाइट कहा जाता है। 1024 मेगाबाइट को 1 GB यानी गीगाबाइट कहा जाता है, और 1024 गीगाबाइट को 1024 गीगाबाइट को 1 TB यानी टेराबाइट कहा जाता है, और 1024 TB को क्या कहते हैं? तो टेराबाइट और पेटाबाइट। टेराबाइट के बाद क्या बोलेंगे? 1 पेटाबाइट बोलेंगे। इस प्रकार टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक 10 के पावर वाला भी, 10 के घात वाला भी नंबर आपको बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है। तो
तो वह भी नंबर को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ऐसे प्रश्न को तो आपको ध्यान रखना ही है। तो क्या कह रहा है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कहाँ है? यहाँ है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर? 1024 किलोबाइट के बराबर। 1024 किलोबाइट के बराबर आपका विकल्प कहाँ है? तो विकल्प आपका सी नंबर है। अगला, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो याद रखिएगा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, किसके? गौतमीपुत्र सातकर्णी के पर, गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के पर सॉरी आपका यज्ञश्री सातकर्णी, किसके? यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर क्या है? तो आपको जहाज का चित्र अंकित है। किसका? जहाज का चित्र अंकित है। और यज्ञश्री सातकर्णी किस वंश का शासक है? तो यह सातवाहन शासक है। किस वंश का? सातवाहन वंश का शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। इसी के सिक्कों पर क्या है? तो जहाज है, जहाज का चित्र अंकित। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। किसका? सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन? यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। सातवाहनों के समय में क्या शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की शुरुआत सातवाहनों के द्वारा ही की गई थी। और शीशे का सिक्का भी पहली बार सातवाहनों के द्वारा ही चलाया गया था। रुद्रदामन प्रथम क्या था? तो आपको शक शासक था। रुद्रदामन प्रथम क्या था? तो यह प्रसिद्ध शक शासक था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य था नहीं, लेकिन भाग 4A में किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया कि संविधान में एक नए भाग को जोड़ा गया। और यह भाग कौन सा है? तो भाग 4A। इसमें किसका जिक्र किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज का, FD, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य का। और यह भारतीय संविधान में जोड़ा किसके सिफारिश पर गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तत्पश्चात वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो वर्तमान में कितना है पूछा गया है, कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो ये मूल कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। पहला आपका क्या है कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और आपको संविधान के उच्च आदर्शों का भी क्या रखें? ख्याल रखें। दूसरा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो व्यक्तित्व हैं उसका राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। तीसरा क्या है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें। चौथा क्या है कि जरूरत पड़ने पर आपको राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित रहना चाहिए। इसके अलावा आपका क्या है फिर भ्रातृत्व की भावना का भी विकास करना है। पांचवा आपका क्या है तो समाज में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है। छठा क्या है तो आपका गौरवशाली परंपरा और विविधतापूर्ण संस्कृति को बनाए रखना है। सातवां क्या है तो प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करनी है। आठवां क्या है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। नवा आपका क्या है, नवा याद रखिएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक उत्थान का प्रयास करना और उत्कर्ष की ओर बढ़ना। तथा 11वां आपका है कि सभी गार्जियन अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह क्या करे, अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा देने का प्रबंध करे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। हेमाटाइट किसका है तो लोहा का अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका है, यूरेनियम का है। और मेलकाइट किसका है, तांबा का है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1 विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये आपको हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी क्या करती है तो देश के आईपीएस अधिकारी जितने भी होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारियों को ट्रेंड करने का काम करती है। कौन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी।
इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। कब की गई थी? सॉरी आपका इसकी स्थापना 1948 में ही, इसकी स्थापना 1948 में ही की गई थी। और ये उस समय राजस्थान में माउंट आबू पर, कहाँ था? माउंट आबू के निकट यह स्थित था। 1948 में माउंट आबू के निकट यह स्थापित किया गया था और इसका नाम क्या था? सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, सीपीटीसी, सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इसका नाम था। फिर इसका नाम बदल दिया गया, फिर इसका नाम बदल दिया गया। कब? तो 1959 में, 1959 में इसका नाम क्या कर दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, लाल बहादुर, सॉरी आपका ये अलग है, लवासना जिसको हम लोग कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, प्रशासनिक अकादमी, ठीक है। तो लवासना, ये आपका क्या है? लवासना होता है, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड के मसूरी में, कहाँ है? मसूरी में है, मसूरी में यह स्थित है। और यहाँ आपको आईएएस का ट्रेनिंग होता है, आईएएस का ट्रेनिंग होता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो 1948 में माउंट आबू पर आपको सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद आपका 1967 में इसका सीपीटीसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो याद रखिएगा, इसका नाम कर दिया गया 1967 में नेशनल पुलिस अकादमी, यानी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिस रूप में आपको क्वेश्चन में कह रहा है, इस रूप में स्थापित हो गया। कब? 1967 में, 1967 में। और उसके बाद फिर आपका 1974 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। और यह आपका हैदराबाद में है। कहाँ है? तो हैदराबाद में है। याद रखिएगा 1948 में माउंट आबू, सीपीटीसी, सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। उसके बाद 1967 में यह हो गया राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। और 1974 में यह क्या हो गया आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, नेशनल पुलिस अकादमी, ठीक है। इसका शॉर्ट रूप हमने लिखा SVPNPA, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी। ये आपको कब हो गया? तो 1974 में हो गया। और 1975 में इसको माउंट आबू से हटा करके 1975 में इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? 1975 में इसको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। तो एकदम खूब अच्छे से एक एक चीजों को ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछे तो उसका धुआं कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी, अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को। कब? 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? इन्होंने खुद को, इनके पास जब अंतिम गोली बची तो इन्होंने खुद को गोली मार ली, क्योंकि इनका प्रण था कि अंग्रेज हमें ना तो जिंदा पकड़ सका है और ना ही कभी जिंदा हमें पकड़ पाएगा। यानी आजाद था, आजाद है और आजाद ही रहेगा। ये चंद्रशेखर आजाद के शब्द थे। इसलिए जब अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए उनकी सारी गोलियां समाप्त हो गई, अंतिम गोली जब बचा तो उन्होंने खुद को मार लिया और इस प्रकार अंग्रेज उन्हें कभी भी जिंदा नहीं पकड़ सके। तो कहां शहीद हुए? ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चलिए, इनको पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? बहुत आसान क्वेश्चन है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो पहला 51 से 56, दूसरा आपका 56 से 61, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, उसके बाद आपका 69 से 74, 69 से 74 और फिर आपका 74 से 79, 1974 से 79। तो ये आपका 1974 से 79 तक क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 था, 1980 से 85 था। और इसी योजना काल में आपका नाबार्ड का स्थापना हुआ था। किसका? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी किसमें? छठी पंचवर्षीय योजना में ही। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डमर मॉडल पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर,
तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती और आपका रुद्र आपको सुखमय चक्रवर्ती और प्रोफेसर जे सैंडी थे, प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था। रुद्र और एलन एस माने के मॉडल पर आपको चौथा पंचवर्षीय योजना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाडगिल मॉडल भी माना जाता है चौथे पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मंदिर, मस्जिद, मकबरा और यह कहाँ स्थित है, यह आपको सुमेलित करना है। मंदिर, मस्जिद, मकबरा को कहाँ स्थित है, इसे सुमेलित करना है। चलिए, नौलखा मंदिर कहाँ है, तो बिहार के बेगूसराय में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में स्थित है। इसके अलावा आपका शाही मस्जिद कहाँ है, शाही मस्जिद कहाँ है, तो शाही मस्जिद के बारे में याद रखिएगा, यह आपको हाजीपुर में है। और शाह दौलत का मकबरा कहाँ, मनेर में है। शाह दौलत का मकबरा मनेर में स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 और 3, 2 1 4 और 3। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ सही जवाब होगा। विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नौलखा मंदिर बेगूसराय के बिशनपुर इलाके में है। कहाँ, बेगूसराय के बिशनपुर में नौलखा मंदिर है। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में भी कई मंदिर ऐसे हैं जिसका नाम नौलखा मंदिर है। बेगूसराय के नौलखा मंदिर का निर्माण महावीर दास नामक संत के द्वारा 1953 में करवाया गया था। ठीक है। शेरशाह का मकबरा आपको याद रखिएगा अष्टभुजाकार है। कैसा है, अष्टभुजाकार है। ठीक है, अष्टभुजाकार यह शेरशाह का मकबरा है। और यह तालाब के बीचों बीच, एक तालाब है, तालाब के बीचों बीच बनवाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, तो मांडवी किसकी पत्नी थी, भरत की। राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 3 पत्नियों में से आपके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो भरत क्या था, आपको दूसरे नंबर का भाई था। क्या था, दूसरे नंबर का। राम के बाद दूसरे बड़े भाई थे भरत, और भरत के बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न था। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, मांडवी किसकी पत्नी थी, भरत की पत्नी थी। ठीक है। मेघनाथ कौन था, तो रावण का पुत्र था। सुग्रीव कौन था, तो बानर राज सुग्रीव था। बानर राज क्या था, बानर राज बाली का क्या था, सेनापति सुग्रीव था। लक्ष्मण क्या था, तो तीसरे नंबर का, दशरथ के तीसरे नंबर का पुत्र लक्ष्मण था। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, उर्मिला। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, उर्मिला। और शूर्पणखा का दिल इसी पे आ गया था, लक्ष्मण पे ही शूर्पणखा का दिल आ गया था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में। ठीक है। उसके बाद सौराठ मेला कहाँ लगता है, तो सौराठ मेला भी आपको मधुबनी में लगता है। विवाह पंचमी मेला ये आपको सीतामढ़ी में लगता है। और बुद्ध पूर्णिमा मेला बोधगया में लगता है। यानी सबके सब क्या है, सुमेलित ही है। आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण है। ठीक है, कौन सी टिप्पणी। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, तो याद रखिएगा यह आपको पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, यह आपका है कि इससे जंगल नाश होगा। तो आपका क्या होगा, वनस्पति की जाति और प्राणी की जाति दोनों खतरे में आएगी। कृषि प्रसार में क्या हो रहा है कि वनों को काटा जा रहा है और कृषि को फैलाया जा रहा है, तो यह भी एक कारण है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, यह भी एक कारण है। और बृहत स्तरीय विकास परियोजना, यह भी कारण है। यानी उपरोक्त में से सभी क्या है, आपका वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का कारण है। अगला क्वेश्चन, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। भाई मेरे सब क्वेश्चन साइंस का मेरे में ही लगता है आ गया। आज साइंस का डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ, तो खैर कोई बात नहीं, जो है उसके बारे में याद रखिएगा। रिंगलमैन स्केल जो है धुआं को मापता है। किसको मापता है, धुआं को मापता है। अगला क्वेश्चन, इन सीटू संरक्षण तंत्र या तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है। ठीक है, इन सीटू क्या होता है कि यदि किसी जीव को उसके उपयुक्त वातावरण में ही रखा जाए, यदि किसी जीव को उसके उपयुक्त जो वातावरण है वहीं उसको संरक्षित कर दिया जाए तो वह इन सिटू हुआ। वहां से हटा करके अगर संरक्षित करने का प्रयास किया जाए तो वह एक्स।
जैसे एक बाघ है और बाघ का क्या है, मान लीजिए कि लुप्त प्राय जीव है और बाघ को संरक्षित करना है तो उसको क्या चाहिए, जंगल चाहिए। अगर हम जंगल को ही सुरक्षित कर दें, यानी उसमें किसी मानवीय गतिविधि को रोक दें और बाघ को सुरक्षित कर दें, शिकार वगैरह को रोक दें, व्यक्ति को आना जाना रोक दें, या बाघ के लिए जो भी उपयुक्त माहौल हो सकता है, उपयुक्त चीजें हो सकती है, वह जंगल में ही हम कर दें, तो यह इन सिटू संरक्षण होगा। और जब बाघ को वहां से हटाकर चिड़ियाघर में ला करके संरक्षित करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स सिटू संरक्षण होगा। तो क्या कहता है कि इनमें से कौन शामिल है इन सिटू संरक्षण में, तो इन सिटू संरक्षण में आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और गिद्ध रेस्टोरेंट आपका क्या हो जाएगा, तो आपका इन सिटू संरक्षण में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन निर्मुक्त होता है। जब फसल या जैव मात्रा को जलाएंगे तो क्या मुक्त होगा, यह पूछा जा, तो याद रखिएगा कि क्या मुक्त होगा, आपको मीथेन भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, ओजोन भी होगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा, ये सब के सब विमुक्त होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। और किसी भी विकल्प में आपका 1, 2, 3 और 4 नहीं है। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत परियोजना है और नदी है, तो मैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, यह आपको बराकर नदी पर है। सलाल परियोजना किस नदी पर, चिनाब नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर, चंबल पर है। और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, इसके बाद आपका राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोला जाए तो भाखड़ा नांगल है। भारत का सबसे लंबा बांध बोला जाए तो महानदी है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही है, ठीक है। कौन सा राज्य और उत्पाद पूछा जा रहा है कि सही है, जिसको जीआई टैग हाल ही में क्या हुआ है, मिला है। जम्मू कश्मीर के केसर को मिला है, यह सही है। केला, जलगांव केला महाराष्ट्र, यह भी सही है। डले खुर्सीनी सिक्किम, यह भी सही है। और बोक्का चाउल असम, यह भी क्या है आपका सही है, बोक्का चाउल असम, यह भी सही है, यानी सभी क्या है, सही है। और भारत में पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा है, तो दार्जिलिंग की चाय पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और याद रखिएगा कि पहला कोई व्यंजन के तौर पर, यानी खाने पीने की चीजें, बनी बनाई खाने पीने की चीजें को हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो पहला व्यंजन कौन था जिसको कि और अभी तक का एकमात्र व्यंजन है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है, तो यह आपका हैदराबाद हलीम है। हैदराबाद हलीम है एक प्रकार का यह बिरयानी है जिसको जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया गया है, तो ये भारत और फिलीपींस के बीच हुआ। किसके बीच, भारत और फिलीपींस के बीच आपको ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया गया है। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है, तो यह आपको क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल की खासियत क्या होती है कि एक बार टारगेट सेट कर दीजिए तो वह उस टारगेट पर ही जाकर के उसको क्या करेगा, उड़ा करके आएगा। मान लीजिए कि ये एक आतंकवादी है, ये भाग रहा है और इस पर हमने क्या किया, ब्रह्मोस दाग दिया, तो ये इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये मिसाइल भी इधर जाएगा। यानी टारगेट का पीछा करते हुए उसे क्या करेगा, वहां जाकर के उड़ाएगा। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को क्या है, आप बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार टारगेट छोड़ दिए तो टारगेट पर जाकर के, अगर टारगेट वहां से हट भी जाएगा फिर भी वहां जाकर के वो ब्लास्ट हो जाएगा। जबकि क्रूज मिसाइल क्या है, ऐसा नहीं करता। क्रूज मिसाइल जहां टारगेट वहां जाकर के मारता है, यानी घुस के मारने वाला। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो अल सल्वाडोर बन गया है। कौन बन गया है, अल सल्वाडोर पहला देश बन गया है। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आभासी मुद्रा है। कैसी मुद्रा है, आभासी मुद्रा है, यानी काल्पनिक मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, यानी आपको हाथ में नहीं देखने को मिलेगा, आप उसे ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, ये क्या है, तो उत्तर पूर्वी भारत की ये क्या है,
जनजातियां हैं। उत्तर पूर्वी भारत की ये क्या हैं? जनजातियां हैं। उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। ये सभी क्या हैं? तो जनजातियां हैं। ठीक है। और आपको गारो खासी जयंतिया भी क्या है? वहां की जनजाति है। और यह आपको गारो खासी जयंतिया कहाँ? मेघालय क्षेत्र में मिलता है कि वह पहाड़ी का भी नाम है गारो खासी जयंतिया। इसमें से भी कुछ कुछ पहाड़ियां भी है, जैसे मिसमी पहाड़ी भी है, आपको नागा की पहाड़ी भी है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया? बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया? तो यह आपको 1 अप्रैल 1958 को किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1958 को बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना किया गया था। और भारतीय विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत, भारतीय विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत, भारतीय विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत, अधिनियम 1948 के तहत क्या किया गया था? यह स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सुमेलित कीजिए। ठीक है। आर्यभट्ट पुरस्कार, विद्यापति पुरस्कार, मंडन मिश्र पुरस्कार और उपेंद्र महारथी पुरस्कार, ये सभी किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बतलाना है। तो इसको अगर हम लोग सुमेलित करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होता है? आपके सामने आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। आर्यभट्ट गुप्त वंश के शासनकाल में रहने वाले क्या थे? एक विद्वान थे। ये गणितज्ञ थे, खगोलज्ञ थे। ठीक है। तो विज्ञान के क्षेत्र में इनका बेसिकली काम है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विद्यापति आपको मैथिली कोकिल इनको कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है और मैथिली के विद्वान थे। कई रचनाएं इनके द्वारा मैथिली में की गई है। तो ये क्या होगा आपका? हिंदी और लोक साहित्य। क्या हो जाएगा? हिंदी और लोक साहित्य आपका हो जाएगा। उसके बाद मंडन मिश्र। मंडन मिश्र आपको बेगूसराय खगड़िया इलाके के रहने वाले थे और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में इन्होंने पराजित किया था। किसने? तो मंडन मिश्र ने। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? आपको धर्म व दर्शन से। किससे? धर्म व दर्शन से। और उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला एवं शिल्प से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 2, 4, 1 और 3। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या हुआ कि बड़का से छुटका की ओर, बड़का से छुटका की ओर, ज्यादा से कम की ओर जाना है। किसमें? महिला साक्षरता में। और हमने आपको बार बार कहा है कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला कहे तो रोहतास, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहे तो रोहतास, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहे तो भी रोहतास, सबसे कम पुरुष साक्षरता कहे तो कटिहार, सबसे कम महिला साक्षरता कहे तो सहरसा। ठीक है। तो और सबसे कम साक्षर जिला कहे तो पूर्णिया। तो यहां अगर देखेंगे कि कम ज्यादा से कम की ओर अगर जाना है और सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन है? महिला पुरुष ओवरऑल सब रोहतास। तो यहां आपका एक ही विकल्प में रोहतास पहले है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। रोहतास, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद ये क्या है? महिला साक्षरता की दृष्टिकोण से जिले हैं। रोहतास में महिला साक्षरता कितना है? तो 62.97% यानी लगभग 63% के आसपास है। उसके बाद मुंगेर में कितना है? तो 62.08% यानी लगभग 62% है। पटना में कितना है? तो याद रखिएगा पटना का साक्षरता दर 61.96% है, महिला साक्षरता यानी 62%। औरंगाबाद का कितना है? औरंगाबाद का साक्षरता 58.66% है यानी लगभग 59% के आसपास है। अगला क्वेश्चन, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा किसने जारी की थी? तो यह आपका किसने? सूर्यसेन ने किया था। किसने? सूर्यसेन ने, यानी आपके मास्टर दाने। किसने? मास्टर दाने। ये क्या थे? बंगाल में एक शिक्षक थे। बंगाल में एक शिक्षक थे और इन्होंने क्या किया था? तो आपको इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की इन्होंने स्थापना की थी। IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने इनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाटेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि थी। और रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया था? चटगांव शस्त्रागार
पर हमला किया था। चटगांव शस्त्रागार पर इन्होंने क्या किया था? हमला किया था। भगत सिंह जानते हैं इन्होंने अस्कॉट की हत्या की थी और सॉन्डर्स की हत्या की थी, और सॉन्डर्स हत्याकांड में जिसको लाहौर षड्यंत्र कहते हैं उसी के तहत इनको फांसी की सजा दी गई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, जो 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बदलकर क्या कर दिया गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजौर तट यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र में अभियान किसने? सी राजगोपालाचारी ने। याद रखिएगा इन्होंने यात्रा किया कहां से कहां? त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक। त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा किया था। त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक, वेदारण्यम तक इन्होंने यात्रा किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी जी उधर कहां? दांडी यात्रा पर निकले थे और ये त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा पर निकले थे। और तंजौर तट पर पहुंचकर इन्होंने क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून को तोड़ा था, यानी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपने इलाके में एक्टिव थे। कौन? तो सीओ राजगोपालाचारी। ठीक है। इसके अलावा पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका नेतृत्व किया था। आपको सरोजनी नायडू ने धरसना इलाके में, धरसना नमक फैक्ट्री पर हमला किया था। किसने? तो सरोजनी नायडू ने। धरसना कहां है? बंबई में। धरसना बंबई में किसने हमला किया था? सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी यह आंदोलन चला। मिदनापुर, उड़ीसा, बालासोर और बिहार में कहां चला था? बिहार में नखास पिंड, बिहार में पटना सिटी के पास इलाका है, नमकीन भूमि है, वहां मिट्टी से नमक बना करके नखास पिंड में क्या किया गया था? नमक कानून का विरोध किया गया था। और बिहार में उस दौरान मेनली चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चला था, जो आपको चंपारण के इलाके में सबसे उग्र रहा था, और बेगूसराय में भी यह क्या रहा था? तो अच्छा खासा प्रसिद्ध रहा था। अगला क्वेश्चन, नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 100 रुपए के चित्र पर रानी की वाव है, ये सुमेलित है। 500 रुपए पर लाल किला है, यह भी सुमेलित है। 50 रुपए पर सांची का स्तूप है, ये गड़बड़ है। और 200 रुपए के पर मंगलयान है, यह भी क्या है? गड़बड़ है। 50 रुपए के नोट पर क्या है? 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ मंदिर है, हम्पी का रथ मंदिर है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ मंदिर है। और 200 रुपए के नोट पर क्या है? तो आपको सांची का स्तूप है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है। क्या है? सांची का स्तूप है। और मंगलयान किस पर है? तो 2000 रुपए के नोट पर है। आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ई नंबर विकल्प हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए, ऑक्सीजन प्लस हीलियम आपको दिया जाता है किसमें? आपको हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन, अलग से जो ऑक्सीजन व्यक्ति को दिया जाता है, उस ऑक्सीजन में हीलियम भी मिक्स्ड होता है। अगर हीलियम मिक्स्ड नहीं होगा तो ऑक्सीजन शरीर में घुल नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन की इतनी मात्रा शरीर में हो जाएगी कि व्यक्ति ऑक्सीजन के पॉइजनिंग से मर जाएगा। तो इसीलिए हीलियम उसमें मिलाया जाता है ऑक्सीजन पॉइजनिंग को रोकने के लिए। कहता है कि किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? तो विज्ञापन के चिन्ह में हीलियम का उपयोग होगा। गर्म एयर बैलून में, विज्ञापन के चिन्ह में हीलियम का उपयोग नहीं होगा। विज्ञापन के चिन्ह में हीलियम का उपयोग नहीं होता है। विज्ञापन का लाइट वगैरह अगर उसमें होगा तो क्या यूज होता है? उसमें निकेल वगैरह का यूज किया जाता है। किसमें? निकेल का या सोडियम का? सोडियम सबका यूज होगा। किसका? निकेल या सोडियम का यूज होगा। गर्म एयर बैलून में आपको हीलियम भरा जाता है। बैलून में क्या भरा जाता है? हीलियम भरा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भी हीलियम का उपयोग होता है। और गहरे समुद्र में डाइविंग में, गहरा समुद्र में अगर जाना हो तो वहां आपको हीलियम क्या होता है? अनिवार्य होता है। जबकि आपको कम गहराई में अगर जाना हो तो वहां ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाकर के भी काम चलाया जा सकता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? विज्ञापन चिन्ह में हीलियम का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य 500 और मिनिमम सदस्य 60 हो सकता है। अधिकतम 500 और मिनिमम कितना? 60 हो सकता है। जबकि विधान परिषद में मिनिमम कितना? 40 और मैक्सिमम कितना? विधानसभा का 1/3, विधानसभा का
1/3 हो सकता है। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 मैक्सिमम नंबर यहाँ हो सकता है और मिनिमम कितना 40 होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का जिक्र है, जिसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको? राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल के शपथ का जो प्रारूप है वह किस अनुसूची में है? तो वह आपको 3rd अनुसूची में, किसमें? 3rd अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। किसमें? तीसरी अनुसूची में है। ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? तो यह संवैधानिक संगठन है। कैसा संगठन है? संवैधानिक संगठन है। और संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कहाँ है? तो आपको अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 में क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का ही जिक्र है। अनुच्छेद 308 से 323 भाग 14 संविधान के भाग 14 में, ठीक है, भाग 14 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 308 से 323 में। तो ये क्या हुआ आपका? संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। याद रखिएगा, पहली बार ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में, ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और यही लोक सेवा आयोग बाद में क्या हो गया? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के रूप में संविधान में भी इसे जगह मिला और यह संवैधानिक संगठन हो गया है। ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों आपका भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 में वर्णित है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर और यूपीएससी इसी को कब नाम दिया गया? तो 1926 में। कब? 1926 में यूपीएससी नाम दिया गया। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं उसको नियुक्त कौन करता है? तो अध्यक्ष वह सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और इसी भाग में आपको अनुच्छेद 312 में, इसी भाग में अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख मिलता है। किसका? अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख मिलता है। भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस में फॉरेस्ट सर्विस आता है, फॉरेन सर्विस नहीं आता, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किस राज्य ने किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये भोला सिंह था। कौन था? भोला सिंह था। इसने किसमें? तो आपको भारोत्तोलन में, भोला ने भारोत्तोलन में क्या किया? स्वर्ण पदक जीता। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो मूल अधिकार भी है और नीति निर्देशक तत्व भी है। क्या है? मूल अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है। लेकिन अगर क्या बोल रहा है आपको कि कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो यहां याद रखिएगा कि आपका सबसे आधारभूत तत्व जो हो जाएगा वह कौन हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही करता है। मूल अधिकार व्यक्तियों के लिए है, राज्य के विरुद्ध है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। राज्य की मर्जी होगी तो वह लागू करेगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं लागू करेगा। और ऐसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी प्रावधानों का जिक्र है और ऐसे प्रावधान हैं जो अगर लागू हो जाए तो इस धरती को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है। यानी अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे जमीन पे उतारा जा सकता है। किसके जरिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जरिए। इसलिए यह देश के शासन के लिए आधारभूत तत्व है और इसमें छेड़छाड़ आपको नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आपका मूल अधिकार आपको यह भी क्या है? तो देश के शासन के लिए यह भी
आधारभूत तत्व है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ आपको अगर किया जाए, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को अगर कम किया जाए, तो यह भी क्या है, आपको आधारभूत तत्व के तहत क्या किया जा सकता है, इसको भी राज्य के विरुद्ध यह होता है, राज्य के विरुद्ध यह होता है। इसलिए इसे न्यायपालिका तो कंसीडर करती है, लेकिन राज्य क्या करता है, इसको कंसीडर नहीं करता अपने आधारभूत तत्व के रूप में। इसलिए इसका आंसर केवल क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व ही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? किसके माध्यम से लोकसभा क्या कर सकती है, सरकार में विश्वास की कमी? तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दीजिए। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है और विश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो विश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन का नेता सदन को धन्यवाद देने के लिए एक प्रस्ताव लाता है, उसको कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। तो यह आपको सरकार में विश्वास की कमी को नहीं बल्कि सरकार में विश्वास को व्यक्त करेगा। लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति, तो यदि धन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाए तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि सरकार विश्वास मत में नहीं है, यानी सरकार अल्पमत में है, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है यदि धन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा इस दृष्टिकोण से, 1 और 3 आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, बजट सत्र में आपको बजट भी अगर पारित नहीं करवा पाए तो भी इस्तीफा देना होता है। मलिमथ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? किसकी? मलिमथ समिति की रिपोर्ट संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा यह आपको आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। किससे? आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार से संबंधित है मलिमथ कमेटी। मलिमथ कमेटी वर्ष 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था। किस कब? तो वर्ष 2000 ईस्वी में। वर्ष 2000 ईस्वी में इस कमेटी का गठन किया गया था। कब? 2000 ईस्वी में कमेटी का गठन किया गया था और पुराने आपराधिक न्याय प्रणाली में फेरबदल का सुझाव देना इनका काम था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। पश्चिमी घाट के संरक्षण से कौन सा समिति? तो गाडगिल समिति आपको पश्चिमी घाट संरक्षण से संबंधित रहा है। अगला क्वेश्चन, राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की निर्माण कब की गई? ठीक है, विश्व शांति स्तूप ये क्या है? तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है और राजगीर बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो यहाँ आपका विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। याद रखिएगा यह निर्माण कब किया गया? 1969 में ही किया गया था। कब निर्माण किया गया? 1969 में ही विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया था। यह भारत जापान सर्वोदय मैत्री संघ द्वारा, किसके द्वारा? भारत जापान सर्वोदय मैत्री संघ के द्वारा, भारत जापान सर्वोदय मैत्री संघ के द्वारा रत्नगिरी पहाड़ी पर, किस पर? रत्नगिरी पहाड़ी पर, रत्नगिरी पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया। कब? 1969 में। कब निर्माण किया गया? तो 1969 में किया गया था। ठीक है, इस स्तूप के निर्माण में जापान के फूजी गुरु का नाम का योगदान है। किसका? फूजी गुरु का नाम आता है इसमें। किसका? फूजी गुरु का नाम इसमें आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? काकोरी कांड में सरकारी वकील। काकोरी कांड हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को इसमें क्या था कि आपको 8 डाउन ट्रेन में से हथियारों को लूटने का प्रयास किया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्त इत्यादि के द्वारा। इसमें से आपको सरकारी वकील कौन बना था? सरकारी वकील कौन बचा था इनको बचाने के लिए? तो जगत नारायण मुल्ला। कौन? जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील बने थे। सरकारी वकील ये बना था। काकोरी केस का मुख्य जज जो था वह लुइस सट्ज था। जज कौन था? काकोरी कांड का जज लुइस सट्ज क्या था? तो यह आपको जज था काकोरी कांड का। और काकोरी केस पर निर्णय कब आया था? तो 22 अगस्त 1927 को। 22 अगस्त 1927 को काकोरी कांड पर निर्णय आया था। इसमें आपको
क्या हुआ था, तो राजेंद्र लाहिड़ी, ये आपको रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। इसमें 8 डाउन ट्रेन, लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन को लूटने का प्रयास किया गया था। अशफाक उल्लाह एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दिया गया था इसमें। किसको, तो एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी कौन, अशफाक उल्लाह खां थे। बाकी आपके रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, 4 व्यक्ति को, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, मछली उत्पादन में बिहार देश में किस स्थान पर है, तो ये बिहार का स्थान इसमें चौथा है। बिहार का स्थान इसमें क्या, मछली उत्पादन में चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, हम कई बार बता चुके हैं, पीटरमैरिट्सबर्ग। पीटरमैरिट्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, तो 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का, गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए ये वहां गए थे और फर्स्ट क्लास ट्रेन में इनका टिकट था, वहां ये चढ़े, तो इनके टिकट होने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास ट्रेन में चूंकि इंडिया वहां लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो इस दृष्टिकोण से भारतीयों को यानी काले रंग के व्यक्तियों को, अश्वेत व्यक्तियों को उसमें सफर करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी गांधी जी उसमें सफर कर रहे थे। तत्पश्चात अंग्रेजों ने जब गांधी जी को देखा तो क्या किया, उनको ट्रेन से फेंक दिया था। ठीक है, कहां फेंका था, तो पीटरमैरिट्सबर्ग में। और तत्पश्चात उन्होंने वहां क्या किया, रंग भेद या नस्लीय भेद आंदोलन चलाया था। नस्लीय भेद आंदोलन वहां चलाया था और वहीं से गांधी जी को एक विशेष पहचान मिली विश्व स्तर पर। और भारत में जब ये आए तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने इनको और पॉपुलर बना दिया। और बाद में इन्होंने क्या किया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांव को, गरीब को, मजदूर को, बच्चों को और महिलाओं को भी जोड़ दिया था। यानी अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करने का श्रेय बिहार में इन्हीं को जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बतलाया था। किस अधिवेशन में समाजवाद को समस्याओं को हल करने की कुंजी बतलाया था, तो यह लखनऊ अधिवेशन में बताया गया था। किसमें, लखनऊ अधिवेशन में बतलाया गया था। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, 1936 में। 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ही समाजवाद को नेहरू जी ने क्या कहा था कि भारत की समस्याओं का हल करने वाला कुंजी बतलाया था। याद रखिएगा कि नेहरू जी समाजवाद के इतने बड़े पक्षधर थे कि इन्होंने आपको कम्युनिस्टों से भी समझौता किया था। थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। याद रखिएगा कि नेहरू जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार इन्होंने की थी, 1929, 1935 और 1936 में 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1929 का अधिवेशन भी कहां हुआ था, लखनऊ में यही हुआ था, जहां इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाने की घोषणा की थी। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या बने थे, कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। 1945 तक लगातार 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। यानी स्वतंत्रता से पूर्व सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष रहे थे कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन भी मोटा मोटी हर रोज मिल ही जाता है, हर रोज हम आपको बतला भी देते हैं। तो पैथिक लॉरेंस क्या था, अध्यक्ष था। इसके 2 अन्य सदस्य और कौन कौन थे, तो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना बोर्ड के नौसेना मंत्री एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब, मार्च 1946 में। इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ मई 1946 में। इसी के सिफारिश पर जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, जिसमें प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा चुना गया। उसके बाद फिर आपको
सितंबर 1946 में अस्थायी सरकार का गठन हुआ और नवंबर में संविधान सभा का गठन हुआ। दिसंबर में संविधान सभा काम करना शुरू की और 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ये आपका कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था या नेतृत्व कौन किया था? तो पैथिक लॉरेंस। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा था? तो याद रखिएगा, सत्याग्रह शब्द गढ़ने वाले थे महात्मा गांधी और इसके तहत इन्होंने क्या किया था? सत्य के साथ आग्रह करके सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके क्या किया जा सकता है? बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी, बड़े से बड़े दुश्मन को भी परास्त किया जा सकता है। यह महात्मा गांधी का सत्याग्रह शब्द था। ठीक है, और इन्होंने सत्याग्रह किया भी था। 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की थी। सत्याग्रह सभा की भी स्थापना गांधी जी ने 1919 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। और इसमें किसका जिक्र है? तो इसमें आपको बंगाल के नील किसानों का दर्द को इसमें लिखा गया है। नील किसानों के दर्द को इसमें लिखा गया है। नील दर्पण पुस्तक 1859 में लिखी गई थी। कब? 1859-60 में लिखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि नील विद्रोह का संबंध बंगाल से है। नील आयोग भी बंगाल में बना था और किसानों पर नील बागान मालिकों के अत्याचार का चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको बार बार पूछा जाता है। नील विद्रोह का नेतृत्व तो किसने? विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने। किसने? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो यहाँ हैदर अली विजयी रहा था। कौन विजयी रहा था? हैदर अली विजयी रहा था, परंतु फिर भी हैदर अली को यहाँ मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। क्या की थी? मद्रास का संधि हैदर अली ने अंग्रेजों से किया था। उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने क्या किया? मौत के घाट उतार दिया और मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। वाडियार वंश के एक छोटे से बालक कृष्ण राज तृतीय को गद्दी पर बैठा करके मैसूर पर क्या किया? अंग्रेजों ने सहायक संधि थोपा और मैसूर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो पहले युद्ध में कौन जीता था? हैदर अली जीता था। निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया है? तो याद रखिएगा, यह आपका अब्दुल कादिर बदायूनी है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, ये सभी आपके अकबर के दरबार में रहते थे। ये सभी कहाँ? अकबर के दरबार में नवरत्न के रूप में कार्यरत थे। कौन? तो आपके ये तीनों जो शेष विकल्प है, फैजी, अबुल फजल और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, अबुल फजल ने ही आपको अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल ने ही अकबरनामा की रचना की थी। किसने? अबुल फजल ने। इसके अलावा याद रखिएगा कि अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद की अगर बात की जाए तो महाभारत के फारसी में अनुवाद को रजमनामा कहते हैं और महाभारत का अनुवाद भी अब्दुल नकीब खां बदायूनी, शेख सुल्तान आदि ने किया था। नकीब खां बदायूनी और शेख सुल्तान आदि ने महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक मंदिर या मठ से चोरों ने 4 क्विंटल वजनी पीतल की घंटी को चोरी कर लिया? तो ये कहां से चोरी हुआ था? यह आपको बिहार के गया जिले में। कहां हुआ? बिहार के गया जिले में यह चोरी हुई थी। याद रखिएगा, यह घंटी जो है बोध गया स्थित बुचुम तई बौद्ध मठ में सीमेंट के पिलर के सहारे लगाई गई थी, जिसको फिर भी चोरी कर लिया गया। अजैव आक्रमणीय कचरे यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? किसको? जला दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए? जला दिया जाए। यही आपका उसमें क्या होता है? सबसे बेस्ट तरीका होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, आपका यहाँ रिसाइकलिंग होगा। क्या होगा? रिसाइकलिंग होगा, जलाना नहीं। रिसाइकल कर दीजिए, यानी प्लास्टिक को, अगर मान लीजिए प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो प्लास्टिक को क्या करिए कि जिस प्रक्रिया से वह बनाया गया है उसी को फिर से रिसाइकल करके उसको दूसरे रूप में प्राप्त कर लीजिए। उससे वह क्या होगा कि आपको
पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित किया जाएगा? नैनो यूरिया का यूनिट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा यह बिहार के बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? बिहार के बेगूसराय में। भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? भारत और तुर्कमेनिस्तान जा रहा है, किसके किसके बीच? भारत और तो याद रखिएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणी है, भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का करती है। काराकोरम संघीय प्रदेशों में के उत्तर में स्थित है। यह आपको तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का एक बड़ा भूभाग है। यह आपको एक तुर्कमेनिस्तान एक देश भी है, सोवियत रूस से अलग हुआ है। यह आपको भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच काराकोरम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो कौन निर्देशित करेगा? तो आप बजट के बारे में जानते हैं कि बजट को प्रस्तुत कौन करवाता है? भारत के राष्ट्रपति बजट को सदन में पेश करवाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो तारीख निर्देशित करेंगे उसी तारीख को क्या होगा? बजट को सदन में रखा जाएगा। बजट को क्या किया जाएगा? सदन में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति भी निर्देशित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया था? तो याद रखिएगा चूंकि बंगाल के क्षेत्र से ये निर्वाचित हुए थे। कहां से? बंगाल के क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। और जब पाकिस्तान का और भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में बंगाल का यह हिस्सा कहां चला गया? आपको पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में, यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ गया था। तत्पश्चात इनकी सदस्यता संविधान सभा से समाप्त हो गई और फिर से इनको बंबई से, इनको दोबारा कहां से इनको निर्वाचित किया गया? तो बंबई से इनको फिर संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया गया था। तो बंबई से इनको चुनने के लिए पहल किसने किया था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल ने। राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल ने अंबेडकर को फिर से पुनर्निर्वाचित करने के लिए पहल किया था। ठीक है, और ये बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग की सहायता से सभा के सदस्य बने थे। देश के विभाजन के उपरांत सदस्यता समाप्त हो गई। तत्पश्चात बंबई विधानसभा से उनके दल को एक भी सीट नहीं मिली। तब जाकर के राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के पहल पर इनका क्या हुआ था कि आपको सदस्यता निर्धारित किया गया था और इसके लिए BG खरे को इस्तीफा दिलवा करके उनके जगह इनको चुनाव लड़ाया गया था। नालंदा में स्थित बड़ा गांव, नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी यहाँ क्या आपका नालंदा महाविहार है, इसका पता किसने लगाया था? तो याद रखिएगा इसका पता लगाने वाले जो व्यक्ति हैं वह आपको अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। हॉल्ट मैकेंजी क्या है? तो आपको महालवाड़ी व्यवस्था का जनक है। विलियम जोन्स आपका एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक। रॉबर्ट ब्रूसफुट ये क्या आपको नर्मदा घाटी में मानव के साक्ष्यों का पता इन्होंने लगाया था। और मॉर्टिमर व्हीलर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का अनुसंधान किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को 2022 के लिए G77 का अध्यक्ष चुना गया है? G77 का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो पाकिस्तान को G77 का सदस्य G77 का नया अध्यक्ष कब के लिए? 2022 के लिए चुना गया है। और इसका बैठक कहां किया जाएगा? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को कहां? बांग्लादेश के ढाका में। आपका विकल्प है ही नहीं। किसके द्वारा? तो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा। नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। चलिए यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ई नंबर विकल्प हो जाएगा। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम के हित की रक्षा करना और पाकिस्तान का गठन करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो अब जो आपका संगठन है वह आपका कौन है? NSO हो गया है। अब आपका कौन सा संगठन है? तो NSO है। लेकिन पुराने समय के हिसाब से अगर बोले तो CSO था, यानी आपको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। अब जो है CSO
और एक संगठन आपका NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मिला करके NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। यही आपको अब राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। पहला राष्ट्रीय आय का आकलन देश में किसने किया था? 1868 में दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने क्या बताया था कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय भारत का है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना थी? तो इंदिरा आवास योजना किन लोगों को देता था? तो यह गरीब ग्रामीणों को आवास देता था। अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। और यह अब ग्रामीण अलग और शहरी अलग अलग मॉडल पर यह चल रहा है। ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसके तहत लोन भी देने का प्रावधान है। एक आपका हुआ, एक तो आपको कंप्लीट घर देने के लिए 1,30,000 रुपए दिया जाता है, और आपको 18,000 रुपए लगभग मनरेगा का पैसा दिया जाता है, यानी 1.5 लाख के आसपास टोटल उसमें की राशि दी जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही व्यक्ति को लोन दिया जाता है, और उस लोन पर एक भारी सब्सिडी भी दी जाती है। यह भी आपको क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का ही है। इंदिरा आवास योजना पहले था, गरीब ग्रामीणों को यह केवल आवास मुहैया कराता था। इंदिरा आवास योजना का नाम कब बदला गया? तो 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। नाम कब बदला गया? 2015 में। ये क्या हो गया? PM आवास योजना, PMAYG और R यानी ग्रामीण और रूरल। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज कहाँ है? तो कर्नाटक के बीजापुर में। कहाँ है गोल गुंबज? कर्नाटक के बीजापुर में है। और ये किसका मकबरा है? यूसुफ आदिल शाह का। किसका? यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है। और कहाँ है? तो यह कर्नाटक के बीजापुर में है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कौन? गोल गुंबज। गोल गुंबज, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह नहीं, मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुंबद। इसका निर्माण दाबुल के याकूत के द्वारा, दाबुल के एक व्यक्ति याकूत के द्वारा इसका निर्माण 1665 में। कब? 1665 में। 1665 में इसका निर्माण करवाया गया। फारसी वास्तुकार याकूत द्वारा। किसके द्वारा? याकूत के द्वारा। 1656 में इसका निर्माण करवाया गया। कब? 1656 में। गोल गुंबज का निर्माण 1656। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहला संविधान बोले तो किसका? सबसे पहला संविधान पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। और सबसे बड़ा संविधान अगर बोले तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। अलिखित संविधान किसका है? या विकसित संविधान बोला जाए तो अलिखित संविधान या विकसित संविधान बोला जाता है। किसके? ब्रिटेन के संविधान को। किसके संविधान को? ब्रिटेन के संविधान को। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो यह अब आपका अप्रैल से मार्च है। क्या है? अप्रैल से जो है भारत आपको RBI का लेखा वर्ष अब जो है वह आपको अप्रैल से मार्च नहीं रहा है। ये आपका कब से कब हो गया है? तो यह आपका जुलाई से जून था। ये था, ठीक है। अब आपका अप्रैल से मार्च हो गया है। ये क्या है? अब अप्रैल से मार्च लेखा वर्ष को कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा का है कि सुलभ मुद्रा जिसमें गमन करने की शीघ्र प्रवृत्ति हो, पलायन करने की प्रवृत्ति हो, और जो आसानी से उपलब्ध क्या हो? सुलभ मुद्रा यानी आसानी से उपलब्ध हो और जिसमें पलायन की प्रवृत्ति कम हो। पलायन की प्रवृत्ति क्या हो? कम हो। पलायन की कम प्रवृत्ति हो, ठीक है। यानी और क्या? आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्ध भी हो जाए। ऐसे मुद्रा को क्या बोलेंगे? हम सुलभ मुद्रा कहते हैं। और सुलभ मुद्रा जब आसानी से उपलब्ध होगा, पलायन की प्रवृत्ति कम होगी, तो ऐसी मुद्रा क्या होगा? लोगों के पास कम होगा। लोग ऐसी मुद्रा को पसंद कम करेंगे। लेकिन दुर्लभ मुद्रा, जिसके पास जो दुर्लभ मुद्रा क्या होगा? जो कम मिले, यानी काफी कम लोगों के पास है, तो वैसे मुद्रा में पलायन की प्रवृत्ति क्या होती है?
बहुत ज्यादा होती है और ऐसी मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा को ही हम लोग हॉट मनी भी कहते हैं, यानी उष्ण मुद्रा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोगों के बीच इसकी खूब डिमांड होती है लेकिन यह उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ क्या होगा आपका सुलभ मुद्रा, अगर खूब आसानी से मुद्रा जो उपलब्ध होगा उसमें ब्याज की दर निम्न होगी, ब्याज की दर निम्न होगी, लोग उसको कम लेना पसंद करेंगे। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में होता है, हर 5 वर्ष में होता है, राष्ट्रपति के द्वारा गठन होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा गठन होता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है केंद्र और राज्य के बीच को फाइनेंस का यानी वित्त का बंटवारा करने की सिफारिश यह करता है। कौन? वित्त आयोग। हर 5 वर्ष पर गठित होता है। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर गठित होता है। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सरकारें आधार हैं, स्थानीय सरकारें आधार हैं किसका? तो लोकतंत्र का। स्थानीय सरकार किसका आधार है? लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि जो भी सरकारें हैं भारत में, स्थानीय सरकार हो या राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, ये सभी क्या है? तो आपको जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। और स्थानीय सरकार, चूंकि जनता छोटे पैमाने पर अपने गांव के व्यक्ति को, अपने समाज के व्यक्ति को अपना क्या चुनता है? तो विकास करने के लिए अपना एक प्रतिनिधि के रूप में चुनता है, तो वह क्या है? लोकतंत्र का आधार है। इसीलिए क्योंकि वह स्वयं के द्वारा शासन, स्वयं के द्वारा स्वयं पर शासन माना जाता है स्थानीय स्वशासन, इसलिए यह क्या है? लोकतंत्र का आधार है। और यह आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी आधार है। क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। और स्थानीय स्वशासन का भारत में जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। और लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? कौन सा जलप्रपात? तो करकटगढ़। करकटगढ़ जलप्रपात कहां है? करकटगढ़ जलप्रपात याद रखिएगा कैमूर में है और इसी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्री बर्ड प्लान, डिक्री बर्ड प्लान संबंधित है किससे? तो यह डिक्री बर्ड प्लान आपको माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच, डिक्री बर्ड प्लान माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच साइंड हुआ था। इसमें आपको भारत के विभाजन की रूपरेखा, भारत के विभाजन की रूपरेखा तय की गई थी। भारत के विभाजन की रूपरेखा तय की गई थी किसमें? डिक्री बर्ड प्लान में। डिक्री बर्ड प्लान में ही भारत के विभाजन की रूपरेखा तय की गई थी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 3 जून योजना, 3 जून योजना भी कहते हैं। इसी को हम लोग माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके तहत क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय वाद्य के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ये कथक नृत्य के प्रतिपादक रहे हैं और इनका निधन भी हो गया। बिरजू महाराज का क्या हो गया? निधन भी हो गया। बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छन महाराज, लच्छू महाराज, जितने भी महाराज आ जाए वह सब आपके कहां से? कथक से संबंधित है। और कथक उत्तर भारत का, कथक उत्तर भारत यानी यूपी का खास करके क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली कहाँ का? केरल का। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। कई बार हम बतलाए हैं, यहीं आपका टोडा जनजाति पाया जाता है, जो कि मुख्यतः आपको पशुपालन का काम करती है। और पशुपालन में ये लोग क्या करता है? भैंस का पालन ज्यादा करता है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही रहती है। नीलगिरी पहाड़ी जो आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई पहाड़ी की, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, अनाईमुडी 2695 मीटर है। यह आपको क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशिया एयरगन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो याद रखिएगा, यह आपको शिव नरवाल, सागर डांगी और संदीप बिश्नोई और अमित शर्मा, यानी ये सब के सब, शिव नरवाल, संदीप बिश्नोई, सागर डांगी और
अमित शर्मा, इन सभी ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? ये कल भी हमने बतलाया था कि अनुच्छेद 151(1) अनुच्छेद 151(1) के तहत कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है? अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं और संसद के पटल पर उस पर चर्चा होती है और लोक लेखा कमेटी को उसके जांच का दायित्व सौंपा जाता है। चूंकि लोक लेखा कमेटी का अध्यक्ष जो होता है वह मुख्य विपक्षी दल का नेता होता है, इसीलिए आपको उसे लोक लेखा समिति को यह जांच सौंपा जाता है क्योंकि पारदर्शिता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक उसकी जांच हो सके। तो कैग आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है? भारत के धन का, संचित निधि के धन का संरक्षक होता है और कैग का जो पद है वह अनुच्छेद 148 में प्रावधानित है। किसमें? अनुच्छेद 148 में इनका पद है और ये अनुच्छेद 151 के तहत अपना जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत उद्योग लगाने पर राज्य सरकार द्वारा कितना सब्सिडी दिया जाएगा? रखिएगा, यह राज्य सरकार की ओर से इस पर 10 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। G20 2023 का आयोजन कहां होगा? तो 2023 में आयोजन नई दिल्ली में होगा। कहां होगा? नई दिल्ली में होगा। और भारत ने 1 दिसंबर 2022 को ही भारत ने क्या किया? अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता संभाल ली है और 2023 तक पूरा भारत क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। उसके पश्चात याद रखिएगा G20 का नया शेरपा किसको बनाया गया? तो पहले पीयूष गोयल थे, अब अमिताभ कांत हो गए हैं। कौन? अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के पूर्व CEO थे, यही होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल में समस्त राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। अनुच्छेद 154 में यह प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपको राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहीं तक क्वेश्चंस आपको दिया गया है। इसमें क्या किया गया? यहीं तक क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चंस आज के स्लाइड में है ही नहीं, तो हमारी कोई गलती है नहीं। आपका सेट समाप्त हुआ। हालांकि कुछ क्वेश्चंस बच जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस का स्लाइड यहीं तक बना हुआ है। तो आज हम लोग यहीं तक बात को रोकेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग उपस्थित होंगे और अगले सेट को डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि अगर इसका स्लाइड बनेगा तो फिर आपको जो शेष क्वेश्चंस हैं वह आपको हम उपलब्ध करवा देंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।